हम लोग रिवाइज करेंगे जीएसटी डॉक्यूमेंटेशन नोट्स के ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि इनवॉइस इशू होता है जीएसटी, जब हम गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस पे रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाते हैं जीएसटी में, तो हमें कौन कौन ट्रांजैक्शन पे किस तरीके के इनवॉइसेस कैसे कैसे इशू होते हैं। तो इनवॉइस इशू करने का दो कंडीशन होता है, या तो आप मैनुअली इशू करिए या तो इलेक्ट्रॉनिकली इशू करिए। अब वो ओनर पे डिपेंड करता है कि वो इनवॉइस जो है वो मैनुअली इशू कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली इशू कर रहा है। ओके, इसमें क्या होता है कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है हमारा, वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है। जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो उसको राइट नहीं है कि वो कलेक्ट करे टैक्स को। और जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो कलेक्ट कर रहा है टैक्स, वो सिर्फ उतना ही तक कलेक्ट कर सकता है जितना सीजीएसटी एक्ट के अंदर जो रूल बता रखा है उसी हिसाब से, उससे ज़्यादा वो कलेक्ट नहीं कर सकता है। और एनी टैक्सेस कलेक्टेड इन द नेम ऑफ जीएसटी, जो भी टैक्सेस हम कलेक्ट कर रहे हैं जीएसटी के नाम पे, कैन नॉट बी आइडेंटिकेटेड इन डॉक्यूमेंट इफ़ नॉट ऑथराइज्ड। अगर वो ऑथराइज्ड नहीं है तो उसको हम डॉक्यूमेंट में नहीं बताएंगे। इनकेस अगर वो ऑथराइज्ड है तो हम उसका टैक्स इनवॉइसेस इशू कर देंगे। इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, अब जब हम कोई भी गुड्स को सप्लाई करते हैं तो उस केस में जो हमारी इनवॉइस इशू होती है, सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि इनवॉइस मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिकली होती है। अब जब हम कोई भी गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में हमारी इनवॉइसेस कैसी होती है। तो जब हम कोई भी गुड्स सप्लाई करेंगे तो 3 तरीके की इनवॉइस बनती है, मतलब इशू इन ट्रिप्लिकेट, 3 तरीके की इनवॉइसेस इशू होती है। सबसे पहला जो ओरिजिनल कॉपी होता है वो हमारे रेसिपेंट के पास जाता है, और जो डुप्लीकेट कॉपी होता है वो बीच में जो ट्रांसपोर्टर होता है उसके पास जाता है, और जो ट्रिप्लिकेट कॉपी होता है वो सप्लायर के पास जाता है। अब थर्ड होता है कि इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। अब जब हम किसी सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में जो हमारा इनवॉइस इशू होता है वो 2 होता है, इशू इन डुप्लीकेट। 2 तरीके का इनवॉइस इशू होता है। जो हमारी ओरिजिनल कॉपी होती है वो रेसिपिएंट के पास जाती है, और जो हमारी डुप्लीकेट कॉपी होती है वो सप्लायर के पास जाती है। अब एक टर्म आता है HSN कोड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये क्या होता है कि इसमें हमें बताया जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब कि गुड्स और सर्विस के अकॉर्डिंग हम बता पाते हैं कि हमारा रेट क्या होगा किसी भी चीज़ों पर। रेट डिसाइड कर पाते हैं हम लोग कि इस गुड्स या इस सर्विस पे कितना क्या रेट लगेगा जीएसटी का, ये हम डिसाइड करते हैं HSN कोड के थ्रू। तो वो HSN कोड मैंडेटरी होता है। कब कब मैंडेटरी होता है कि हम अपने इनवॉइस में HSN कोड को डिक्लेयर करें, किस किस केस में। जब हमारा एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है या 5 करोड़ तक है, मतलब कि 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो जब कोई भी ऐसा सप्लायर है जो B2B है, बिजनेस टू बिजनेस है, तो उसमें हम 4 डिजिट HSN कोड मैंडेटरी होता है दिखाना अपने इनवॉइस में। और अगर B2C सप्लायर है तो वो ऑप्शनल है कि आप 4 डिजिट का HSN कोड दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी एनुअल टर्नओवर जो है वो एक्सीड हो जाती है, 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, और हमारा जो सप्लाई है वो B2B है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस है, तो वहाँ पे 6 डिजिट का मैंडेटरी होता है HSN कोड दिखाना हमें। अब बात आती है टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अब किस टाइम तक हम मतलब इनवॉइस इशू कर सकते हैं, जनरल केसेस के बारे में, कि मतलब जो हम इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो वो कितने समय तक में इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। सबसे पहला केस होता है कि जब हम किसी गुड्स के मूवमेंट मतलब गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं और उस सप्लाई में मूवमेंट बता रहा है कि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस केस में हम टाइम क्या मानेंगे। तो इनवॉइस इज इशू बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, मतलब कि जिस टाइम हमारा गुड्स जो है वो सप्लायर के प्लेस से रेसिपिएंट के प्लेस तक जा रहा है, तो जब जिस टाइम हो रहा है उस टाइम को मान लेंगे, या फिर उससे पहले हो रहा है तो उससे पहले इनवॉइस इशू हो रहा है तो वो मान लेंगे, मतलब कि बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। अब दूसरा आता है कि सप्लाई तो हो रही है गुड्स की, लेकिन उसमें मूवमेंट इंक्लूड नहीं है, जैसे कि सप्लायर रेसिपिएंट के पास जाके सामान नहीं दे रहा है, उसको सामान डिलीवर नहीं कर रहा है। यहाँ पे रेसिपिएंट खुद सप्लायर के पास आ रहा है और फिर सामान परचेस कर रहा है। तो जब वो जो गुड्स है वो डिलीवर्ड हो जाएगा या फिर रेसिपिएंट के लिए मेकिंग अवेलेबल हो जाएगा, उसके लिए जब वो उससे ले लेगा सप्लायर से, तो एट द टाइम हमें इनवॉइस मिल जाएगा या उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाएगा। अब केस 3 आता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अभी हमने पढ़ा सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में, उसका 2 कंडीशन था कि जब हमारा मूवमेंट रहेगा गुड्स का तो हम बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स को जिस टाइम भी इनवॉइस इशू हो रहा है उसको मान लेंगे। और जब हमारे सप्लाई में गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो उस केस में जो हमारा इनवॉइस इशू होगा या तो वो बिफोर होगा या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी होगा।
अब आता है केस 3 सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ सर्विसेज हमें ये बताता है कि टैक्स इनवॉइस इशू बिफोर द सर्विसेज और विद इन 30 डेज फ्रॉम द सर्विसेज। मतलब कि किसी को भी हम कोई सर्विस दे दे रहे हैं, सर्विस देने से पहले हम इनवॉइस इशू कर दें, या फिर सर्विस देने के 30 दिन के विद इन द 30 डेज, जैसे कि हम किसी को सर्विस दे दिया फिर 30 दिन के अंदर अंदर हम इनवॉइस इशू कर देंगे। लेकिन इसमें ये 30 डेज़ का एक्सेप्शन आता है 2-3 केस में, जैसे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है या बैंकिंग कंपनी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या NBFC है, तो उसमें जो वो 30 डेज़ की जगह 45 डेज़ अलाउड रहता है हमें इनवॉइस के इशू करने के लिए। अब बात आती है हमारी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूस, सबसे पहले ये समझेंगे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होता क्या है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स उसको कहते हैं कि गुड्स प्रोवाइड कंटिन्यूसली ऑन रिकरेंट बेसिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि कोई भी ऐसा गुड्स हम सप्लाई कर रहे हैं कंटिन्यूसली पीरियड ऑफ टाइम के लिए या फिर रिकरेंट बेसिस के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मतलब कि हम कोई भी गुड्स एक बार में उसको नहीं दे रहे हैं, धीरे धीरे करके दे रहे हैं। जैसे कि गैस पाइपलाइन होती है, गैस की जो सप्लाई होती है उसमें हमारा जो एक तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, ऊपर से हमारी कंटिन्यूसली सप्लाई होती है कि हर मंथ इतना बनता है और हर मंथ सप्लाई होती रहती है, एक बार में तो नहीं सप्लाई हो जाती है। तो वैसे सप्लाई को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इस केस में जो हमारा जो इनवॉइस इशू होता है तो वो कैसे होता है। सप्लायर सेंड इनवॉइस, सप्लायर जो है वो रेसिपेंट को इनवॉइस भेजेगा और रेसिपेंट जो रिसीव करेगा पेमेंट पीरियोडिकली। रेसिपेंट रिसीव पेमेंट पीरियोडिकली। सप्लायर जो है वो सेंड करेगा इनवॉइस रेसिपेंट को, उस टाइम इनवॉइस इशू होगा, या नहीं तो रेसिपेंट जो है वो पीरियोडिकली पेमेंट कर रहा है तो उस टाइम इनवॉइस इशू होगा हमारा। अब आता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जैसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज किसको कहते हैं कि सर्विस प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली ऑन द रिकरेंट बेसिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सीडिंग 3 मंथ विद द पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन। मतलब कि ये एक ऐसी सप्लाई ऑफ सर्विस होती है जो कंटिन्यूसली दी जा रही है। जैसे गुड्स का था वैसे ही सर्विसेज कंटिन्यूसली दी जा रही है और एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सीडिंग 3 मंथ, मतलब 3 महीने से ज़्यादा हम सप्लाई किसी को दे रहे हैं, सर्विस किसी को दे रहे हैं, तो ऐसे सर्विस को हम कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस कहते हैं। तो इस केस में हमारी इन्वाइसेस कब कब इशू होती है कि इसमें 3 केस आता है कि जैसे अगर हम पेमेंट किसी को दे रहे हैं, पेमेंट डिपेंड करता है इवेंट के कंप्लीशन से। जैसे किसी को कोई सर्विस दे रहे हैं, उसमें हमें ये है कि इस इवेंट में कुछ सर्विस वो दे रहा है, वो इवेंट जब तक मतलब चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पेमेंट होगा। तो जो हमारी इनवॉइस इशू होगी वो बिफोर और एट द टाइम व्हेन इवेंट इज़ कंप्लीट। जब इवेंट हमारा हो जाएगा तो उससे पहले या फिर जब हो गया है उस टाइम पे जो हमारे इनवॉइस इशू होगा उसको हम मान लेंगे। इफ़ ड्यू डेट इज़ असर्टेनेबल, मतलब कि अगर हमें बता रखा है कि इस ड्यू डेट तक हम आपको इनवॉइस इशू कर देंगे तो बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट हमारा इनवॉइस इशू हो जाएगा। अब ना ही हमें कंप्लीशन डेट दे रखी है और ना ही हमें फिक्स कोई ड्यू डेट दे रखी है, तो उस टाइम हम इनवॉइस किसको मानेंगे, इनवॉइस डेट हमारा क्या होगा। तो जब ऐसा होता है कि ना ही कंप्लीशन डेट दे रखी होती है और ना ही कोई ड्यू डेट दे रखी होती है, तो जब सप्लायर जो है रिसीव करता है पेमेंट रेसिपेंट से तो उस टाइम या फिर उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस बिफोर कंप्लीशन। अब एक और पॉइंट आता है कि कभी कभी होता है कि कोई ऐसी सर्विसेज दी जाती है और हमें होता है कि हमें इस बंदे से काम नहीं कराना है, ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो हम बीच में ही उस काम को सीज कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। तो जिस टाइम जो काम बंद हो जाता है तो उस समय तक का जितना काम हुआ उतने तक का पेमेंट दे दिया जाता है और वहाँ पे एक इनवॉइस इशू कर दिया जाता है। जिस टाइम सदेशन हो गया, मतलब जिस टाइम काम को रुकवा दिया गया उसी टाइम इनवॉइस को इशू कर दिया जाता है। गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस। अब एक और पॉइंट आता है कि जब हम गुड्स किसी को अप्रूवल बेसिस पे भेजते हैं, जब हम किसी को गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजते हैं तो वो सप्लाई कब मानी जाती है, जब सामने वाला जो रेसिपेंट है वो कम्युनिकेट कर देता है, मतलब अपना एक्सेप्टेंस, अपना अप्रूवल बता देता है कि हाँ मेरे को ये गुड्स चाहिए, तो हम समझते हैं कि हाँ गुड्स की सप्लाई हो चुकी है। तो जब रेसिपेंट कम्युनिकेट कर देता है एक्सेप्टेंस तो सप्लाई हो जाती है। तो टैक्स इनवाइस इशू और बिफोर एट द टाइम, तो टैक्स इनवाइस उस समय या फिर उससे पहले इशू हो जाना चाहिए। और जो वो कम्युनिकेशन है वो विद इन द 6 मंथ होनी चाहिए, मतलब कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको बता देना है कि हाँ आपको मतलब गुड्स रखना है या वापस करना है। इफ़ आफ्टर 6 मंथ, अगर आप 6 महीने के अंदर में नहीं बताते हैं तो 6 महीने के बाद भी अगर आप बता रहे हैं तो जब आप बता रहे हो तब इनवॉइस इशू हो जाएगा। इनवॉइस एट द टाइम व्हेन कम्युनिकेटेड, जब आप बता रहे हो तभी इनवॉइस इशू हो जाएगा। उसके बाद आता है इशू ऑफ कंसाइनमेंट नोट बाय GTA, मतलब कि आप कोई
आप कोई गुड्स भेज रहे हो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू, तब इन्वाइसेस कैसे इशू होती है। इन्वाइसेस इशू बाय अ गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, एक कंसाइनमेंट नोट वहाँ पे बनता है, तो वो जो कंसाइनमेंट नोट बनता है ना, उसी को हम इन्वाइस इशू कहते हैं, वही हमारा इन्वाइस भी होता है। तो उस कंसाइनमेंट नोट में हमें कुछ बताना पड़ता है, कुछ ऐसे पॉइंट है, 5 पॉइंट है जो हमें बताना पड़ता है कि जो भी कंसाइनमेंट हमारा जा रहा है उसका वेट कितना है, फिर उसमें जो कंसाइनर या कंसाइनी का नाम है वो क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरिड इन विच गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड, जिससे गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा, ट्रांसपोर्टर का डिटेल सारा होना चाहिए, कहाँ से ओरिजिन है और कहाँ उसका डेस्टिनेशन है, ये सब कुछ बताना है। और फिर उनका नाम भी बताना, उनका GSTN नंबर भी बताना है, जो पर्सन लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए। ये बहुत मैंडेटरी है, जो बताना ही पड़ता है। GTA के केस में हमारा जो इनवॉइस होता है वो कंसाइनमेंट नोट होता है। अब आता है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। इसमें क्या होता है कि ये ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे नहीं होगा। बैंकिंग, इंश्योरेंस, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में क्या होता है कि इसमें हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, तो हर एक ट्रांजैक्शन का इंडिविजुअली इनवॉइस बनाना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अब हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे जो हर बंदे की टिकट बनती है, लेते हैं हम लोग, तो वहाँ पे जो होता है हर इंडिविजुअली बंदे का सब कुछ एड्रेस बताना, सारा कुछ मेंशन करना, ये पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो इस केस में रिलैक्सेशन है कुछ, तो वो क्या रिलैक्सेशन है ये देखना है हमें। जो हमारी बैंकिंग या इंश्योरेंस या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आते हैं उनमें उनको वो फ्री रहते हैं एड्रेस मेंशन करने के लिए कस्टमर का, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप कस्टमर के एड्रेस को बताइए या फिर उनके सीरियल नंबर को बताइए, ये ज़रूरी नहीं है, आप इस चीज़ से फ्री होते हैं। इंस्टीड ऑफ इन्वॉइसिंग ईच ट्रांजेक्शन, और ये भी इनको रिलैक्सेशन मिलता है कि आप हर एक ट्रांजेक्शन का इन्वॉइसिंग नहीं बनाइए। अगर आप नहीं बना रहे हो तो मत बनाओ। असेसी जो है वो बस कंसोलिडेटेड टैक्स इन्वॉइस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस ड्यूरिंग द मंथ और एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब कि मंथ के दौरान में या फिर एंड ऑफ द मंथ आप एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर दो कि हाँ इस मंथ में इतना इतना हुआ है, उसके टोटल जो है वो आप टैक्स इनवॉइस इशू कर दो, तो वो भी चल जाएगा। इंडिविजुअली बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर एक ट्रांजैक्शन का हम सीरियल नंबर मिलाते जाएँ और उसका टैक्स इनवॉइस इशू करते जाएँ। अब आता है एक स्पेशल प्रोविज़न फॉर मूवी थिएटर ऑपरेटर एंड अदर्स। इसमें दो चीज़ आती है, एक होती है मल्टीप्लेक्स स्क्रीन ऑपरेटर और एक होता है सिंगल स्क्रीन ऑपरेटर। सबसे पहले हम सिंगल स्क्रीन ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। सिंगल स्क्रीन ऑपरेटर होता है तो जो मतलब कि जहाँ हम लोग मूवी देखने जाते हैं, जहाँ एक ही मूवी लगी रहती है, हम लोग वहाँ जाकर देख लेते हैं कि हाँ इसमें ये मूवी लगी हुई है, तो सिर्फ वही मूवी दिखाई जाती है, उसमें एक ही मूवी लगी रहती है। तो ऑप्शन टू इशू कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस फॉर सप्लाई बिलो 200 टू अनरजिस्टर्ड रेसिपेंट। इसमें क्या होता है कि सिंगल स्क्रीन ऑपरेटर के में जो होता है वो जो हमारी टिकट इशू होती है वो 200 से कम होती है। तो अब बहुत सारे लोग जाते हैं तो उनका अलग अलग इन्वॉइस, मतलब कि अलग अलग इन्वॉइस इशू करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि एक कंसोलिडेटेड टैक्स इन्वॉइस इशू कर देते हैं सप्लाई, एक मतलब कंसोलिडेटेड टैक्स इन्वॉइस इशू कर देते हैं ऐसी सप्लाई की जो कि 200 रुपये से कम होती है और जो कि अनरजिस्टर्ड रेसिपेंट के लिए होती है। ओके, अब वैसी बात आती है मल्टीप्लेक्स स्क्रीन ऑपरेटर, जैसे कि PVR होता है, उसमें बहुत सारे स्क्रीन होते हैं, तो उस केस में कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ जो टिकट हम लेते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली टिकट जो हम लेते हैं उसी को हम डीम्ड इनवॉइस मान लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो मैंडेटरी होता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिकल ही टिकट लेना है और वो इलेक्ट्रॉनिकली जो टिकट हम करते हैं, बुक करते हैं, वही हमारी इनवॉइस कहलाती है, ठीक है। Electronic ticket can be issued at the end of the day. Detail of recipient deemed to be an invoice even if not available. Okay. और इसमें भी अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है, ऐसी कोई सप्लाई है जो 200 रुपये से कम है और जो कि अनरजिस्टर्ड रेसिपेंट के लिए हो रहा है, फिर भी आप जो है वो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकते, आपको उसके लिए बनाना ही होगा सिंगल। अब बात आती है कुछ ऐसे नो रिक्वायरमेंट टू इशू टैक्स इनवॉइस इन सर्टेन केसेस। अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक वन कंसोलिडेटेड इनवॉइस करो हर दिन की, जितने आप एक दिन में कर रहे हो, फिर उसको बता दो, तो ऐसा
कौन सा केस है कि जब मेरी ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी गुड्स या सर्विस की वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, कोई भी ऐसी गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 200 रुपये से कम है, तो 200 रुपये से कम है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा है कि जो हमारे रेसिपेंट है वो अनरजिस्टर्ड है, और तीसरा जो है रेसिपेंट को जो है वो इनवॉइस से कोई लेना देना नहीं है, वो मांगता भी नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हमें ज़रूरत नहीं है कि आप इंडिविजुअली हर एक इनवॉइस को इशू करते रहे। अब जैसे कोई एक छोटा सा दुकान है, वहाँ कोई मतलब कि स्नैक्स की दुकान है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, हर टाइम पर कुछ ना कुछ स्नैक्स खरीदते रहते हैं, तो अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक कस्टमर का अलग अलग इनवॉइस इशू करके हमें बताना होगा कि हाँ ये है। तो ये चीज़ याद रखना है कि अगर 200 रुपये से कम रहा ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो हमें यह ज़रूरत नहीं है सिंगल इनवॉइस इशू करने के लिए। पूरे दिन भर की शाम तक में एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस हम इशू कर सकते हैं। और अगर रेसिपेंट मांगता है कि हाँ हमें इनवॉइस चाहिए, तो हमें बताना, हमें फिर उसको देना होगा, वो मैंडेटरी, हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं देंगे, वो ज़रूरी है कि हाँ उसको आपको देना है, ठीक है। तो ये एक पार्ट था जो हमने इनवॉइसिंग के बारे में पढ़ा है, टैक्स इनवॉइस के बारे में पढ़ा है। अब जो बचा है वो हमारा ई इनवॉइसिंग के बारे में, तो वो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे।